नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था कि 18वीं सदी में जो नवीन स्वायत्त राज्य बने थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बंगाल और हैदराबाद के बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्टेट है अवध। ठीक, अगर अवध की हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, तो अवध देखिए जो आपका पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक विस्तृत है। ठीक, यानी गंगा यमुना के दोआब का एक उपजाऊ क्षेत्र है। बहुत सारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या के मामले में भी क्या है, धनी है। ठीक, और अवध का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। अवध की स्वतंत्रता की घोषणा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सादत खां बुरहान मुल्क ने किया था। ठीक, 1722 ईस्वी में सादत खां बुरहान मुल्क ने 1722 ईस्वी में अवध को किससे स्वतंत्र घोषित किया था? मुगल बादशाह से, यानी कि दिल्ली से अपने आप को, जो मुगल बादशाह थे उनसे अपने आप को अलग करते हुए स्वतंत्रता की घोषणा इसने की थी, स्वायत्तता की घोषणा इन्होंने किया था। बुरहान मुल्क के बाद 1739 ईस्वी में बुरहान मुल्क का अपना एक अच्छा खासा इतिहास है। ठीक, और बाद में आत्महत्या के कारण मर जाता है, खुद से ही अपनी मृत्यु को अंजाम देता है। तो इसके बाद सफदरजंग अवध का नवाब बनता है 1739 ईस्वी में। सफदरजंग अवध का नवाब बनता है सादत खां बुरहान मुल्क के बाद 1739 ईस्वी में। सफदरजंग के बाद इसी का पुत्र शुजाउद्दौला 1754 ईस्वी में। ये नाम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुजाउद्दौला, क्योंकि शुजाउद्दौला का नाम अक्सर अभी आप सुनेंगे। बंगाल वाले में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि 1764 के बक्सर के युद्ध में, ये वही बक्सर का युद्ध है जो बंगाल का अपदस्थ नवाब जो था मीर कासिम, और यह देखिए जो शाह आलम द्वितीय है, अली गौहर इसका नाम था, शाह आलम द्वितीय की उपाधि से मुगल बादशाह है, जो शुजाउद्दौला के यहाँ क्या शरणार्थी के रूप में रहता था, है ना। तो 1759 ईस्वी में अली गौहर शाह आलम द्वितीय को शुजाउद्दौला ने लखनऊ में शरण दी थी। ठीक, लखनऊ अवध स्टेट में ही आता था, तो लखनऊ में शरणार्थी के रूप में रह रहा था। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज थे। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करने में कौन था? हेक्टर मुनरो, है ना। ठीक, और इसके बाद आप देखेंगे कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, है ना। उसके बाद शाह आलम जो है एक पेंशन भोगी के रूप में रह जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर शुजाउद्दौला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप 1857 नहीं, जब 1764 ईस्वी में बक्सर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये नाम आता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय, इसी को शरणार्थी के रूप में शुजाउद्दौला ने अपने यहाँ जगह दी थी लखनऊ में रहने के लिए। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसके भी हम मराठा संघर्ष में भी चर्चा करेंगे, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। किसने? शुजाउद्दौला ने। और 1764 के बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब का साथ दिया। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आसफुद्दौला गद्दी पर बैठता है अवध के नवाब के रूप में 1775 ईस्वी में। 1775 में शुजाउद्दौला का पुत्र आसफुद्दौला जो है गद्दी पर बैठता है। अंग्रेजों के सहायक संधि जो थी बेलेजली वाला स्टेब्लिश, है ना, उसको आसफुद्दौला के समय में ही अंग्रेजों से अवध की क्या हो जाती है? सहायक संधि हो जाती है। ठीक, आसफुद्दौला जो दूसरा उल्लेखनीय काम है कि यह राजधानी जो पहले फैजाबाद थी अवध की, उसको लखनऊ शिफ्ट कर देता है और लखनऊ में ही इसने बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण भी करवाया था। ठीक, तो बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण लखनऊ में किसने करवाया? आसफुद्दौला ने। ठीक, ये देखिए ये सब क्वेश्चन होते हैं जब कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तब आदमी का ध्यान इस पर जाता है, स्टूडेंट फिर इसको ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए पहले से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से आप अलर्ट रहिएगा। बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण लखनऊ में आसफुद्दौला ने करवाया था। ठीक, आसफुद्दौला के समय से जब सहायक संधि हो गई तो अंग्रेजों ने अवध का एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया।
है ना। और जब तक मराठा साम्राज्य को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में नहीं कर लिए तब तक अवध के नवाब से सहायता अंग्रेज हमेशा प्राप्त करते थे, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे कि आसफुद्दौला के बाद अवध के अंतिम नवाब के रूप में वाजिद अली शाह 1847 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक। वाजिद अली शाह 1847 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसी के शासनकाल में जब ये रूलिंग कर रहा होता है तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है ना। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है और इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये घटना 1856 की है, 1856 की, जब भारत में गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। तो डलहौजी के समय में ही ये घटना घटित हुई थी, ठीक। और कुशासन का आरोप किस आधार पर लगता है, तो आउटरम, ठीक। आउटरम एक व्यक्ति का नाम है ना। जो आप देखिए जो सहायक संधि थी, अभी आगे इसकी हम चर्चा करेंगे, तो सहायक संधि के तहत ही जैसे अगर मान लीजिए अवध की अंग्रेजों से सहायक संधि हो गई तो अवध के राज दरबार में एक अंग्रेज अफसर रहेगा। तो आउटरम वही अंग्रेज अफसर था जो अवध के राज दरबार में रहता था, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता था और इसी ने बताया था कि क्या है, अवध में कुछ सही नहीं चल रहा है और इस आधार पर कुशासन का आरोप लगता है और डलहौजी इसका जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय मिला मतलब कर लेता है। तो 1847 से 1856 ईस्वी तक जो है वाजिद अली शाह नवाब के रूप में रहता है, ठीक। तो ये इतना अवध का एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, प्रारंभिक परिचय है, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ से काफ़ी कुछ प्रश्न जो आपको ध्यान रखने हैं उसको हमने कर दिया है, नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस। ये नेक्स्ट जो था मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और इसको साम्राज्य बनाने का श्रेय पेशवाओं को जाता है। देखिए साहू जी है ना, तो आप जानते हैं साहू जी औरंगजेब कैद में थे। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इनको जो है जेल से छोड़ दिया जाता है। तो ये सतारा में आते हैं, मतलब फिर अपने साम्राज्य में आते हैं और सतारा को अपनी राजधानी यानी केंद्र बना करके पुनः मराठा शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर इन्हीं के परिवार में एक अन्य मराठा है राजा राम, जो कि मर चुके हैं, और इन्हीं की पत्नी है ताराबाई, ठीक, जो क्या है, विधवा है। विधवा ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय, ठीक। अच्छा, साहू जी जो है, शिवाजी जो थे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्हीं के क्या है, पौत्र हैं, है ना, ठीक। क्योंकि ये सब मिडाइवल हिस्ट्री घटना है तो यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे तो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। तो अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी देना चाहती हैं, है ना। और मराठों में क्या था, ये मराठे सरदार थे, ठीक। तो सरदारों को ही अपने पक्ष में मिलाने की बात चलती थी, है ना। तो कुछ सरदार साहू जी को अपना नेता मानते थे, कुछ शिवाजी द्वितीय को, और इनके बीच में इस तरीके से संघर्ष चलता रहता था। इन्हीं संघर्षों के बीच में ही साहू ने क्या किया कि जो सत्ता थी, जो व्यवस्था प्रबंधन करना था सत्ता का, उस प्रबंधन व्यवस्था के लिए इन्होंने एक पद बनाया, पेशवा का पद, और बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में प्रथम पेशवा के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया, ठीक। ये पारिवारिक संघर्ष तो अपनी जगह है, लेकिन जो सत्ता व्यवस्था है इसका प्रबंध का काम बालाजी विश्वनाथ पेशवा को इन्होंने दे दिया, ठीक। और बालाजी विश्वनाथ पेशवा बहुत ही दूरदर्शी और कूटनीतिक व्यक्ति था। इन्होंने बहुत सारे मराठा सरदारों को साहू जी के पक्ष में किया और मराठा साम्राज्य के इसी प्रकार से इनको दूसरे संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यानी एक सशक्त मराठा साम्राज्य को इन्होंने फिर से इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, बालाजी विश्वनाथ को, है ना। तो ये प्रथम पेशवा के रूप में भी हैं, इस तरीके से भी आप याद रखेंगे, ठीक। किसने बनाया था, 1713 ईस्वी में साहू ने, ठीक। तो पेशवा पद की शुरुआत भी का श्रेय जो है साहू को जाता है ना। बालाजी विश्वनाथ ने जो पहला काम किया वो सैयद बंधु थे, है ना, मिडाइवल हिस्ट्री में या उत्तर मुगल काल में भी इसका जिक्र आता है। एक मुगल बादशाह था फर्रुख सियर, इसको गद्दी से हटाने में इन्होंने क्या किया था, सैयद बंधुओं का साथ दिया था, यानी सैयद बंधुओं से मित्रता स्थापित करा दी मराठा साम्राज्य की, ठीक। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है, इन्हीं का पुत्र है,
बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, ठीक। और बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा के पद को वंशानुगत करने का श्रेय भी आता है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है बाजीराव प्रथम जो है 1720 ईस्वी में पेशवा बना, ठीक। हिंदू नायकों के प्रति सम्मान को स्टैब्लिश करने के लिए हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार करता है, ठीक। कौन? बाजीराव प्रथम। गुरिल्ला युद्ध जिसकी शुरुआत शिवाजी ने किया था, इस पद्धति को भी इन्होंने क्या किया और डेवलप किया और इसको विकसित किया। पुर्तगालियों के खिलाफ भी अभियान चलाया इन्होंने और साल्सेट और बेसिन पर अपना कब्जा पुनः स्थापित किया, ठीक। साल्सेट और बेसिन जिस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था व्यापारिक केंद्र बना करके, उनके खिलाफ अभियान चला कर साल्सेट और बेसिन पर पुनः कब्जा इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक। इस प्रकार से एक मराठा राज्य को इन्होंने साम्राज्य में बदल दिया। किसने? बाजीराव प्रथम, ठीक। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, मराठा राज्य को और मजबूती से यानी कि साम्राज्य बदलने का श्रेय किसको जाता है? बाजीराव प्रथम पेशवा को, ठीक। बाजीराव प्रथम पेशवा के बाद इनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा जो है, मतलब बालाजी बाजीराव पेशवा पद है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये पेशवा बना। और 1749 ईस्वी में साहू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक। साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु के बाद पेशवा और क्या हो गए? ताकतवर हो गए। और बाद में आप देखेंगे कि पूरा मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक। तो पेशवा पहले एक पद था जिनको शासन व्यवस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन समय के साथ जैसे ही साहू की मृत्यु हो जाती है, पेशवा क्या हो जाते हैं? बहुत ही अधिक सशक्त हो जाते हैं और मराठा साम्राज्य पर डायरेक्ट पेशवाओं का ही अपना अधिकार हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे 1757 ईस्वी में उत्तर भारत में अहमद शाह अब्दाली, ठीक, जिसने अपने प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद पर बैठाया था और पंजाब में इसका पुत्र था तैमूर, है ना, वह भी गद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन मुगलों के सहयोग से मराठी और मुगल दोनों मिल करके, मतलब मराठा और मुगल ये दोनों मिल करके नजीबुद्दौला को उसके पद से भी हटा देते हैं और तैमूर को भी उसके पद से हटा देते हैं, ठीक। यह बात अहमद शाह अब्दाली को सही नहीं लगती। अहमद शाह अब्दाली को तो अफगान का था, उसे भारत में राज्य तो करना नहीं था, ठीक। लेकिन इसके लिए इसी घटनाओं के चलते ही आगे चल करके पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, है ना, जो मराठा साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनेगा। उसमें मराठा साम्राज्य की हार होगी और अंग्रेजों को यहीं से क्या होगा? एक अवसर होगा कमजोर मराठा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने का। तो यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध की चर्चा करेंगे। देखिए 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव, है ना, ये सेनापति थे, ठीक, मराठा सैनिक थे। दूसरी तरफ मुगल भी थे इधर इसमें, है ना, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली थे और सुजाउद्दौला भी, जिसको भी हमने पढ़ा, सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार यहाँ में पूछा जाता है कि मराठों के तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था, ठीक। तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था मराठों की तरफ से पानीपत के तृतीय युद्ध में? ये कई बार आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है। इसका आंसर है इब्राहिम गारदी। ये मुसलमान नाम होने की वजह से कई लोगों का दिमाग यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, ठीक, क्योंकि मराठों की सेना में अक्सर हिंदू थे, लेकिन इब्राहिम गारदी नाम का एक मुगल था, मुसलमान था, ठीक। और ये इसने मतलब जो है मराठों की तरफ से तोप खाने का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में मराठों की पराजय होती है और इसी बात को सुन करके बालाजी बाजीराव की 1761 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव युद्ध में नहीं भाग लेते। युद्ध में नेतृत्वकर्ता सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव थे। इन्हीं दो मोतियों के मरने की वजह से ही बालाजी बाजीराव की 1761 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव, इनके पुत्र जो होते हैं, 1761 ईस्वी में अल्प वयस्क है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 17 वर्ष की उम्र में यह जो है पेशवा बनते हैं। लेकिन ऐसा देखिए कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद से ही मराठे कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि माधवराव, जो कि अभी बहुत ज़्यादा उम्र में नहीं है, लेकिन फिर भी मराठी सेना इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि अपने बगल में ही हैदराबाद के निज़ाम को इन्होंने हराया। हैदर अली को नजराना देना, है ना, नजराना, सरदेशमुखी चौथ, है ना, ये सब आप देखेंगे मराठों के द्वारा जो वसूले जाते हैं पैसे के रूप में, है ना, कर है, ठीक। तो हैदर अली को इन्होंने नजराना देने पर विवश किया। अगर कोई भी
इनके बगल का राज्य अपनी सुरक्षा चाहता है तो उसको इनको क्या है, नजराना देना पड़ता था। तो हैदर अली को उन्होंने क्या किया, विवश कर दिया कि आपको मराठा साम्राज्य को नजराना देना पड़ेगा। उसके बाद उत्तर भारत में राजपूत, रूहेलों तथा जाटों को अपने अधीन करके उत्तर भारत में अपने आधिपत्य को पुनः स्थापित कर लिए। ठीक, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीता, लेकिन जीत करके फिर यह यहाँ से चला गया, यहाँ पर रुका नहीं था। तो उत्तर भारत में अपना आधिपत्य पुनः स्थापित कर लिए और यहीं से अंग्रेजों की आंख में खटकने लगे थे। ठीक, मतलब अभी भी मराठी सैनिक क्या थे, मजबूत थे, ताकतवर थे। इसके बाद आप देखिए बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें मुगल बादशाह 1771, ये मुगल बादशाह जो है लिखा हुआ है, तो ये मुगल बादशाह वही है, अली गौहर शाह आलम द्वितीय ही है। ठीक, जो इलाहाबाद संधि की बाद से इलाहाबाद में ही पेंशन भोगी, अंग्रेजों के पेंशन भोगी के रूप में रह रहे थे और बंगाल के ऊपर पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो चुका था। लेकिन 1771 ईस्वी में मराठे जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस ले आते हैं और अब यह मराठों के पेंशन भोगी रहेंगे। मतलब दिल्ली पर अधिकार मराठों का होगा और ये मुगल बादशाह बस दिल्ली के किले में रहेंगे और इनको पेंशन मराठों के द्वारा दिया जाएगा। ठीक, तो ये एक प्रमुख घटना थी 1771 ईस्वी की। ये सब इस समय पेशवा कौन है, माधवराव हैं, है ना। लेकिन माधवराव की असामयिक, कई लोग कहते हैं क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो होता है, सत्ता के लिए पारिवारिक संघर्ष पुनः शुरू हो जाता है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक नारायण राव जो माधवराव के छोटे भाई हैं और रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव के छोटे भाई हैं। इन दोनों लोगों के बीच में सत्ता के लिए क्या होता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक, और इसी में एक दूसरे की हत्या होती है। फिर एक लोग अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं, रघुनाथ राव हत्या करके नारायण राव की, फिर उसके बाद यहाँ चले जाते हैं, अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं और एक मतलब आपसी संघर्ष हो जाता है इनके बीच में। एक अंग्रेज हैं गप महोदय कहते हैं कि मराठा सल्तनत, मराठा साम्राज्य का जितना नुकसान पानीपत के तृतीय युद्ध से नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा नुकसान इस पेशवा के असामयिक मृत्यु, मतलब अचानक से मृत्यु होने के कारण और पारिवारिक संघर्ष के कारण होता है। ठीक, इसके बाद देखिए जो मराठा सरदार थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक परिषद का निर्माण किया, 12 भाई परिषद, है ना। और इसमें सभी मराठा सरदारों ने मिलकर के माधव नारायण राव, जो नारायण राव के पुत्र हैं, इनको अपना पेशवा मान लिया। ठीक, और 12 भाई परिषद ने, अब ये छोटे हैं, है ना, तो इनको संरक्षण भी प्रदान किया गया इनके द्वारा। और 12 भाई परिषद के प्रमुख के रूप में नाना फडणवीस को माना गया। ठीक, जिन्होंने एक बार पुनः जो है मराठा शक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि इसके बाद अंग्रेज भी क्या करेंगे, मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और परिणाम स्वरूप देखेंगे आप 3 युद्ध होंगे, जिस 1775 से 1782 6 वर्ष से चलने वाला यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। इसके बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच में सालाबाई की संधि होगी और कुछ अधिकार अंग्रेजों को मिल जाएगा। 1803 से 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक, और इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं, पराजित होते हैं और होलकर, सिंधिया और भोसले, इन सब के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है ना। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे 1816 से 1819 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी मराठे पराजित होते हैं और जो आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं, इनको पेंशन भोगी बना करके कानपुर के नज़दीक बिठूर में अंग्रेजों के द्वारा रख दिया जाता है कि आप बिठूर में रहिए और आपको पेंशन दिया जाएगा। और इस प्रकार से पूरे मराठा शक्ति पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक, इन्हीं बाजीराव द्वितीय के ही जो दूसरे पुत्र होंगे, नाना साहब, है ना, जिन्हें धोदू पंत जिनका नाम था, जो बिठूर में रह रहे होते हैं, जिनको पेंशन देने से डलहौजी क्या करता है, मना कर देता है। तो उस पेंशन की शुरुआत इसी समय हुई थी 1819 ईस्वी से। ठीक है ना। तो ये अब देखिए, अब जब हम आपको बताएंगे धोदू पंथ या नाना साहब द्वितीय, जब 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, वहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आकर के आपका ये मराठों का पतन हो जाता है और इस प्रकार से 28वीं शताब्दी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था मराठा, आप देखिए कि 3 युद्धों के बाद अंग्रेजों को जाकर के मराठा पर
अधिकार मिलता है। तो इस प्रकार से आपका ये मराठा साम्राज्य कंप्लीट होता है। ये पंजाब के बारे में पढ़ते हैं, पंजाब साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जो पंजाब के साम्राज्य का इतिहास शुरू होता है, पहले तो मुगल सल्तनत का ही हिस्सा था। उसका आप देखेंगे जो सिख धर्म स्टार्ट हुआ, ठीक, बाद में चल कर रखे, तो ये सिख धर्म के 10 जो गुरु थे, ये उनका विवरण आपको दिया गया पहले। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले गुरु या संस्थापक के रूप में गुरु नानक देव जी हैं, है ना, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद दूसरे गुरु गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि है जिसमें वो गुरुबाणी लिखी गई है पूरी, है ना, जो आज पढ़ी जाती है, उसके आविष्कारक के रूप में गुरु अंगद हैं। गुरु अमरदास, इन्होंने जो लंगर चलता है आज, इसको अस्थाई कर दिया था। सती प्रथा का विरोध, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था, तो गुरु अमरदास थे। गुरु रामदास, यह अकबर के समकालीन है, इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था, है ना। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है किसके समकालीन, तो अकबर के समकालीन, जिस समय मुगल बादशाह अकबर था उसी समय सिखों के गुरु के रूप में गुरु रामदास थे। इसके बाद गुरु अर्जुन देव, है ना, गुरु अर्जुन देव ने मुगलों का विरोध किया था, धर्म परिवर्तन वगैरह की चीज़ों से लेकर के। ठीक, आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन करवाया, करतारपुर शहर बसाया था, और इसीलिए गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने क्या कर दी, हत्या करवा दी थी। ठीक, जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, और यहीं से मुगल और सिखों का आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। गुरु हरिगोविंद, इन्होंने सिखों को मार्शल कौम यानी कि लड़ाकू कौम के रूप में रूपांतरित किया। ठीक, मतलब सेना बनाना, लठ रखना, ये सारी चीज़ें, है ना। और अकाल तख्त की स्थापना भी अमृतसर शहर में इन्होंने की। किसने, गुरु हरिगोविंद ने। इसके बाद गुरु हरराय, ये शांत व एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, इनके दारा सिकोह जो था शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, उससे अच्छे संबंध थे, है ना। दारा सिकोह भी काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक, इसके बाद गुरु हरिकिशन है, इनका भी कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं, चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। ठीक, लोअर पीसीएस में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, तो गुरु हरकिशन। इसके बाद गुरु तेग बहादुर, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, है ना, और औरंगजेब के द्वारा, ठीक, इनकी हत्या करवाई गई थी। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की, क्योंकि ये क्या था, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और गुरु तेग बहादुर क्या थे, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। गुरु हरगोविंद सिंह की बात करें तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और जफरनामा एक पुस्तक है, जफरनामा की लैंग्वेज पूछी गई थी, फारसी में लिखी गई है। ठीक, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जफरनामा। ठीक, जिसकी रचना किसने की थी, गुरु गोविंद साहब ने की थी। यह सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद इन्होंने गुरुपद में, मतलब जो है गुरुबाणी, उस पुस्तक को रख दिया, है ना, और व्यक्तिगत गुरुओं की परंपरा को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ में 5 चीज़ों को रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये अनिवार्य कर दिया गया। 5 चीज़ें सिखों के आइडेंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो गई। ठीक, सिखों गुरु गोविंद सिंह के बाद फिर जो है बंदा बहादुर, है ना, ये बीच में आप देखेंगे संघर्ष थोड़ा सा अस्थाई पड़ जाता है और मुगल जो है हावी हो जाते हैं। तो बंदा बहादुर ने सिख किसानों को पुनः एकत्रित किया। ठीक, ये सिखों गुरु नहीं है, व्यक्ति हैं। एकत्रित करके इन्होंने मुगलों से लगभग 8 वर्ष तक युद्ध किया, ये संघर्ष आप लिख सकते हैं, संघर्ष करते रहे, अस्तित्व की लड़ाई इनके बीच में चलती रही। ठीक, बाद में 1716 ईस्वी में फर्रुख सिंह बंदा बहादुर की हत्या करवा देता है। बंदा बहादुर को उसके जो प्रबल समर्थक हैं सच्चे बादशाह के नाम से जानते हैं, सच्चे बादशाह के रूप में भी इनको जाना जाता है। किसको, बंदा बहादुर को, है ना। ठीक, फर्रुख सिंह 1716 ईस्वी में इनकी हत्या करवा देता है, और इसके बाद, इनकी हत्या के बाद लगभग सिख जो एक साम्राज्य के रूप में इस्टेब्लिश हो रहे थे वो बिखर से जाते हैं। पुनः फैजलपुर के एक कपूर सिंह हैं, ठीक, और ये इन्होंने दल खालसा की स्थापना की, और जो सिख समुदाय इस समय मिसलों में बटा हुआ था, अलग अलग मिसले थे, उनको एकत्रित करने का प्रयास किया। ठीक, हर एक मिसलों का अपना एक झंडा होता था, एक निशान होता था, है ना। तो इन्हीं मिसलों को एकत्रित करके इन्होंने जो है दल खालसा की स्थापना की थी, और दल खालसा
मतलब पुनः जो है सिख समुदाय जो सरदार थे अलग अलग, किसान वगैरह, वो सब एकत्रित हो रहे थे। ठीक, फैजल अली कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसके नेतृत्व को संभाला और एक राखी प्रथा प्रारंभ की थी, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा गया राखी प्रथा क्या थी। तो इसमें कुछ नहीं था, जो किसान होते थे वह दल खालसा को अपने पूरे वर्ष के कृषि का 1/5 भाग, जो उपज होता था उसका 1/5 भाग दल खालसा को देते थे, और बदले में दल खालसा उनका क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। यानी दल खालसा पूरी एक सेना होती थी, है ना, उसके रहने खाने का खर्च इसी राखी प्रथा से जो कर आता था उसी से चलता था। ठीक, मिसलों में ही इन 12 मिसले, कुल 12 मिसले थे। इन 12 मिसलों में से एक मिसला था सुकर चकिया मिसला, जिसमें रणजीत सिंह का जन्म होता है, और आगे चल के रणजीत सिंह पुनः पंजाब को एकत्रित करके पंजाब साम्राज्य को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक, रणजीत सिंह ने शाह शुजा का भी साथ दिया था। शाह शुजा कौन है? अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत के तिथि युद्ध में, है ना, अहमद शाह अब्दाली चर्चा की गई थी, उसी का एक पौत्र है शाह शुजा। ठीक, तो इसको गद्दी पुनः प्राप्त कराते हैं शाह शुजा को काबुल की, इसलिए प्रसन्न होकर के कोहिनूर हीरा, ठीक, अब कोहिनूर हीरा शाह शुजा के पास आया कैसे, कि कोहिनूर हीरा तो दिल्ली मुगल बादशाह के पास था। तो जब पानीपत का था, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो वह दिल्ली से लेकर के कोहिनूर हीरा भाग गया था, तो नादिर शाह के पास था, और नादिर शाह से वह शाह शुजा को मिला, और शाह शुजा ने उसको, जब रणजीत सिंह ने इसका साथ दिया तो इसने रणजीत सिंह को दे दिया था। ठीक, फिर बाद में एक त्रिपक्षीय संधि होती है। ये संधि क्या है? तो रसिया, जब रूस का अफगान में यानी अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने लगता है, यानी दखल बढ़ने लगता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से भयभीत हो जाती है, और रूस को रोकने के लिए शाह शुजा, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1838 ईस्वी में एक संधि होती है, इसे त्रिपक्षीय संधि का नाम दिया जाता है। और इस संधि के तहत पंजाब से आने जाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को रणजीत सिंह के द्वारा जगह दी जाती है ना। और इस संधि में शाह शुजा को काबुल का नवाब भी बना दिया जाता है। ठीक, तो ये एक संधि होती है त्रिपक्षीय संधि। आगे चल करके जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहते हैं तब तक सिखों का, मतलब कि पंजाब का अंग्रेजों से संबंध ठीक ठीक रहता है, लेकिन आगे चल 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो अंग्रेज थे वो अपनी सारी बातों से पलटते हुए, सारी संधियों को तोड़ते हुए, और उनके लालच की पराकाष्ठा आप जानते हैं, है ना। और इसी के कारण जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, क्योंकि रणजीत सिंह का बहुत ही अल्पवयस्क पुत्र है दिलीप सिंह, है ना। दिलीप सिंह के नाम पर ही आपके यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, दिलीप ट्रॉफी, जानते हैं आप। ठीक, तो बहुत ही छोटे हैं, और रानी झंडानी का नाम आता है इन्हीं में, इन्हीं संरक्षिका के रूप में वो रहती हैं। ठीक, तो आगे चल कर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 ईस्वी में। इस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में हार्डिंग होता है। ठीक, सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह करते हैं, लेकिन ये पराजित हो जाते हैं, युद्ध जीत नहीं पाते हैं, और लाहौर की संधि होती है इन लोगों के बीच में। पुनः एक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 में। उस समय डलहौजी जो होता है, डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल होता है। गफ, जिसकी चर्चा अभी हमने पहले भी की थी, गफ इस युद्ध का नेतृत्व करता है अंग्रेजों की तरफ से। और डलहौजी कहता है कि एक ऐसा युद्ध हमने लड़ा जिसमें इतना खर्च हुआ कि यह विजय क्या पराजय के समान है ना। इसी युद्ध के बारे में डलहौजी चर्चा करता है, और इस युद्ध के बाद पूरे पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। इस तरीके से पंजाब भी अंग्रेजी साम्राज्य यानी ब्रिटिश प्रांत का एक हिस्सा बन जाता है सबसे आखिरी में। तो यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पंजाब का था। इसके अलावा देखिए जो छोटे छोटे कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड और राजपूत, है ना, ये भी छोटे छोटे स्वायत्त राज्य बने। कर्नाटक का संस्थापक सादुल्ला खां था, जिसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाई थी। और बाद में आप देखेंगे कर्नाटक पे ही लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा एक आरोप लगाया जाता है, जो कर्नाटक का नवाब है इस समय मोहम्मद अली, यह जो है अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर राज्य की सहायता कर रहा है, इसलिए कर्नाटक का ब्रिटिश प्रांत में विलय कर लिया जाता है। ठीक, तो कर्नाटक की छोटी सी स्टोरी थी। भरतपुर जो आगरा और उत्तर प्रदेश में, याद है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक, यहाँ पर एक जाट राज्य की स्थापना हुई थी। जाट एक विशेष प्रकार की जातियों ने अपने आप को स्वतंत्र किया था चूड़ामणि एवं बदन सिंह के नेतृत्व में, है ना। और जाटों में एक प्रमुख नेता
सूरजमल था, जिसे जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे कि जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है, सूरजमल को, ठीक। इसके बाद रुहेलखंड, वर्तमान समय उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद का इलाका है, यहाँ पर रुहेलों ने अपने आप को, हालांकि इसकी स्थापना जो है वीर दाऊद अली मोहम्मद खान ने की थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र 1714 ईस्वी में बंगस पठानों में मोहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा इन्होंने किया था अपने आप को, ठीक। तो मोहम्मद खां बंगस 1714 ईस्वी में रुहेलखंड को स्वायत्त राज्य के रूप में इस्टेब्लिश किया। इसके बाद आप देखेंगे 18वीं सदी में राजपूत राजाओं की हम चर्चा करें तो इस टाइम पीरियड में 18वीं सदी में जो सबसे बड़ा नाम आता है वह सवाई राजा मिर्जा जय सिंह का नाम आता है, ठीक। इसमें भी सवाई राजा मिर्जा जो है क्या है, एक उपाधि है जो मुगल बादशाह जहांदार शाह ने इनको दिया था, जय सिंह को, ठीक। और जय सिंह के बारे में, जय सिंह एक बहुत ही काफ़ी पढ़े लिखे, मतलब कि अगर आप देखें तो खगोल शास्त्री भी हैं, विधिवेत्ता भी हैं, मतलब विधि का भी इनको ज्ञान है, वैज्ञानिक भी हैं, ठीक। तो काफ़ी पढ़े लिखे राजाओं में से एक हैं, है ना, जय सिंह। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी विज्ञान एवं कला के केंद्र के रूप में। इसके अलावा इनसे जो संबंधित एक फैक्ट है, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में इन्होंने आधुनिक वेधशालाओं का निर्माण कराया था, प्रयोगशालाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से एक सारणी बनाई थी, जीज मोहम्मद शाही नाम से एक सारणी बनाई थी जो खगोल शास्त्र के परीक्षण में बहुत ही क्या होती है, सहयोगी होती है, बहुत ही मदद मिलती है इससे। तो जीज मोहम्मद शाही नाम की सारणी का सेट किसने तैयार कराया था, सवाई राजा मिर्जा जय सिंह ने, है ना। तो ये छोटे छोटे राज्य थे, ठीक, जिनकी चर्चा हमने की। अब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम सैटरडे को आपसे मिलेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, है ना। तो ये 28वीं सदी के एक स्वायत्त राज्य थे जिसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे इतिहास को समझने में भी ये काफ़ी सहयोगी सिद्ध होते हैं। थैंक यू।